अतुल अपनी पत्नी सौम्या के साथ ऊटी अपने दोस्त राजू की शादी में आया हुआ था। अतुल की पत्नी बहुत खुश थी। वो दोनों रोज ऊटी की पहाड़ियों पर बसे सुंदर जंगल में घूमने निकल जाते और शाम को घर लौटते। राजू की शादी के 2 दिन बाद अतुल को अचानक याद आया कि उसका दोस्त एंडी शादी में नहीं आया, जबकि एंडी भी ऊटी में ही रहता था, लेकिन उसका गांव ऊटी शहर से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर था। अतुल ने सुन रखा था कि एंडी का गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। अतुल, राजू और एंडी की दोस्ती कॉलेज के जमाने की थी। शाम का समय हो चुका था। अतुल अपनी पत्नी के साथ राजू के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ बातें कर रहा था। अतुल ने अपने दोस्त राजू की ओर देखकर कहा, तेरी शादी में आकर बहुत अच्छा लगा राजू। सौम्या ने तो तेरी शादी को खूब एंजॉय किया। तेरा बस चलता तो तू मेरी शादी में आता ही नहीं, इसीलिए मैं खुद तुझे मुंबई बुलाने पहुंच गया था। अच्छा एक बात बता राजू, एंडी तेरी शादी में क्यों नहीं आया? मैं 2 दिन से आंखें फाड़ फाड़ कर उसका ही इंतजार कर रहा था। ये बात तो मैं बताना भूल ही गया। उसके पिता की तबीयत सही नहीं चल रही, शायद इसी वजह से वो नहीं आया। राजू की बात सुनकर सौम्या ने अतुल की ओर देखकर कहा, हमें एंडी के पिता को जरूर देखने जाना चाहिए, वरना उसे ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि हम ऊटी आए और उसके बीमार पिता को देखने भी नहीं गए। तुम सही बोल रही हो सौम्या। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कल तुम दोनों को उसके गांव ले चलूंगा। अरे भूल गया क्या? कल तो हमारी वापसी का रिजर्वेशन है। मैं एक काम करता हूँ, तेरी बाइक लिए जाता हूँ। मैंने सुना है उसका गांव यहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूर है। मैं और सौम्या चले जाएंगे। अतुल की बात सुनकर राजू के चेहरे पर अचानक चिंता झलकने लगी। उसकी आंखों में डर और दहशत के साए लहराने लगे। राजू का अचानक डरा हुआ चेहरा देखकर अतुल बोला, क्या बात है भाई, तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? दरअसल बात यह है अतुल, एंडी के गांव 3 किलोमीटर पीछे घाटी की एक जगह पर पड़ती है। वो जगह छलावों का इलाका है। रात के वक्त वहां पर जाना मुसीबत को दावत देने जैसा होगा। राजू की बात सुनकर अतुल जोर जोर से हंसने लगा। तो पागल हो गया है क्या? हाँ, दुनिया मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है और तू अभी भी छलावे जैसी अंधविश्वास भरी बातों पर यकीन करता है? नहीं अतुल, छलावे वास्तव में होते हैं। हाँ होते तो हैं, लेकिन सिर्फ कहानियों और किस्सों में। राजू ने अतुल को रात में एंडी के घर जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन अतुल नहीं माना। थक हार कर राजू ने अतुल के सामने हार मान ली और अपनी बाइक की चाबी अतुल को थमा दी। अतुल ने बाइक दौड़ा दी। कुछ किलोमीटर के बाद घने जंगल का रास्ता शुरू हो गया, मगर जंगल का रास्ता शुरू होते ही चारों ओर बुरी तरह से कोहरा फैलने लगा और ठंड बढ़ गई। अतुल को बाइक चलाने में कपकपी छूटने लगी कि तभी अचानक बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए। अतुल बाइक को स्टैंड पर खड़ी करके बाइक की ओर गुस्से से देखने लगा। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। एक तो रात का समय, ऊपर से इस बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए। ओह टेंशन मत लो, मैं राजू को फोन करती हूँ। इतना कहकर सौम्या ने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया, मगर उसमें नेटवर्क नहीं थे। अतुल भी अपना मोबाइल चेक करने लगा, मगर उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं थे। वो दोनों रात के सन्नाटे में कोहरे के बीच एक सुनसान जंगल में खड़े हुए थे। तभी अतुल को अंधेरे में एक साया, कुछ ही देर में वो साया उन दोनों के करीब आ गया। वो एक सुंदर लड़की थी जो हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। लगता है आप दोनों परदेसी हो, रास्ता भटक गए हो। हाँ आपने सही पहचाना। एक तरह से देखा जाए तो हम परदेसी ही हैं। मेरी बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए हैं और हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लगता है पैदल ही चलना पड़ेगा। रात का सन्नाटा फैला हुआ है बाबूजी, और ये घाटी का इलाका है। यहाँ जंगली जानवर रात में टहलते रहते हैं। पैदल जाने में तुम दोनों को खतरा हो सकता है। घाटी का नाम सुनकर सौम्या बुरी तरह से चौंक गई। तभी उसकी नजर सड़क पर लगे हुए एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, घाटी का इलाका। वैसे आपका नाम क्या है और आप इतने सन्नाटे में कर क्या रही हैं? जी मेरा नाम सुकन्या है। मैं इस जंगल में अक्सर लकड़ियाँ लेने आती रहती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरी झोपड़ी है, मेरा गरीब खाना। मेरा भाई मोटर मैकेनिक में काम करता है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो साहब। मेरा भाई आपकी बाइक के दोनों टायर के पंचर को सही कर देगा। अगर ऐसा होगा तो यकीन मानो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वह सुंदर लड़की अपनी लालटेन लेकर आगे की ओर चलने लगी। अतुल बाइक घसीटता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा।
कुछ ही देर में वो दोनों एक झोपड़ी के सामने खड़े हुए थे, जिसके चारों ओर लंबे घने पेड़ ही पेड़ थे। वहां भी चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। सौम्या के चेहरे पर ना जाने क्यों डर झलकने लगा था। उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से ना जाने क्यों धड़कने लगा था। सौम्या ने आहिस्ता से अतुल से कहा, पता नहीं अतुल, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। हैं, कहीं तुम भी इन गांव के लोगों की तरह भूत छलावे पर विश्वास तो नहीं करने लगी? अरे भाई, ये सब बकवास बातें होती है। तभी उन दोनों के कानों में सुकन्या की आवाज टकराई। आप दोनों अंदर आ जाओ, मेरा भाई कुछ देर में आता ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारी झोपड़ी के अलावा आसपास कोई दूसरा घर तक नहीं दिखाई दे रहा है। क्या तुम इस जंगल के वीराने में रहती हो? सुकन्या बहुत रहस्यमय अंदाज में सौम्या की ओर देखकर बोली, हम गांव वालों के लिए वीराने और सन्नाटे कोई मायने नहीं रखते। तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगी। अब आप दोनों जल्दी से झोपड़ी के अंदर चले जाओ। ये पहाड़ों की बारिश है। इस बारिश से शहरी लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। मैं तब तक अपने भाई को ढूंढ कर लाती हूँ। वो दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए और वहां बिछी हुई एक पुरानी चारपाई पर बैठ गए। मगर उन दोनों को वहां बैठे बैठे काफी देर हो गई थी। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। सौम्या ने अपनी घड़ी देखी तो वो चौंक गई। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। सौम्या डरते हुए अतुल से बोली, अतुल, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उस लड़की को गए हुए बहुत देर हो गई है। सोचो अतुल, इस घने जंगल में सिर्फ हम दोनों अकेले ही हैं। तभी उन दोनों को बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लगता है सुकन्या अपने भाई को बुला आई। तुम तो खामोखा डर रही थी। मगर अतुल और सौम्या ने जैसे ही अपने कदम उस झोपड़ी से बाहर निकाले तो बाहर का नजारा देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। बाहर एक 15 फुट का बड़ा ही भयानक दिखने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस चेहरे का मांस हर जगह से फटा हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और ठीक उसके बगल में भयानक चेहरे के साथ खड़ी हुई सुकन्या झोपड़ी को घूर रही थी। सुकन्या की आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और दांत अजीब से लाल रंग के थे। वो भयानक आवाज में उन दोनों से बोली, यही है मेरा भाई। सौम्या की जोरदार चीख निकल गई। इसका मतलब राजू सही बोल रहा था। अतुल कांपते हुए सौम्या से बोला, तुम सही कहती हो सौम्या, हमें यहाँ से भागना होगा। अतुल ने इतना कहा ही था कि तभी वो भयानक लंबा डरावना व्यक्ति बेहद फुर्ती से सौम्या के नजदीक आ गया और उसने सौम्या का गला बुरी तरह से दबोच लिया। अतुल अपनी पत्नी को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। तभी सुकन्या के हाथ में नुकीले नाखून निकल आए। उसके हाथ भेड़िए के पंजे में परिवर्तित हो गए। उसने अपने पंजों से अतुल के सर पर तेज वार कर दिया। अतुल एक चीख के साथ जमीन पर गिर गया। उस भयानक चेहरे वाले व्यक्ति ने अपने पंजे से सौम्या का पीठ फाड़कर उसकी अंतड़ियां निकालकर जमीन पर फेंक दी। सौम्या एक चीख के साथ ढेर होकर जमीन पर गिर गई। तभी अतुल को दूर से बहुत सारी रोशनियां नजर आने लगी। अतुल ने देखा बहुत से गांव वाले हाथ में मशाल लिए उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे थे, सुकन्या और वो भयानक व्यक्ति के कदम पीछे की ओर हटते जा रहे थे। देखते ही देखते अतुल की आंखों के सामने सुकन्या और वो भयानक व्यक्ति धुआं बनकर गायब हो गए। अब अतुल की आंखों के सामने उस झोपड़ी का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। अतुल बेहोशी की गहराइयों की नींद में समा गया। उसके कानों में उसके दोस्त एंडी की आवाज गूंज रही थी। वो गांव वालों से बोल रहा था, उठाओ इसको और जल्दी चलो यहाँ से। अगली सुबह अतुल की आंख एंडी के घर पर खुली। अतुल रोते हुए अपनी पत्नी की मौत के बारे में एंडी को बताने लगा। मेरे पास राजू का फोन आ गया था और काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब तू घर नहीं आया तो मैं समझ गया कि तू घाटी के छलावे के जाल में फंस गया है। मैं तुरंत गांव वालों को जमा करके घाटी पर पहुंच गया। बहुत सालों पहले उस घाटी में सुकन्या नाम की सुंदर लड़की और उसका बदसूरत भाई रहा करते थे। सुकन्या शैतान की पुजारिन थी और उसका भाई शैतान को खुश करने के लिए इंसानों की बलि लिया करता था। एक रात गांव वालों ने मिलकर सुकन्या और उसके भाई को जलाकर मार दिया। वही दोनों मरकर छलावा बन गए। मगर आज भी रात के वक्त सुकन्या और उसका भाई लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार देते हैं। अतुल के मन में हर समय आज भी यही ख्याल आता है कि काश वो अपने दोस्त राजू की बात मान लेता